नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। D3 चार्ट पे हमारी चर्चा है, यानी कि हम इस चार्ट के द्वारा जो चीजें देखते हैं, क्या देखते हैं, हम अपने भाई बहनों को देखते हैं, अपनी छोटी मोटी यात्राओं को देखते हैं, अपने पड़ोसियों को देखते हैं और साथ में इसके साथ हम देखते हैं कि हमारे भाई बहनों के बीच में हमारे रिलेशन, हमारा कम्युनिकेशन कैसा होगा। इन चीजों को, जो D3 चार्ट है वो हमारे जो D1 चार्ट है उसका जो तृतीय भाव है उसका जब हम लोग गहन यानी डीप एनालिसिस करते हैं तो D3 चार्ट की व्याख्या की जाती है, यानी कि उसकी एनालिसिस की जाती है। अब यह जो D3 चार्ट है, अगर उसका और भी हम अगर कॉम्बिनेशन निकालते हैं तो ये देखना चाहते हैं कि D9 चार्ट के साथ जब हम इसका एक मिक्सिंग करते हैं, यानी कि D3 चार्ट को रखते हैं और D9 चार्ट को रख के इन दोनों का जब हम एक मिलान बना करके एक प्रेडिक्शन को निकालने का प्रयास करते हैं तो उसको समझने का प्रयास करते हैं कि इनकी दोनों की आपस में हम लिंकिंग कैसे करते हैं। तो जैसे कि D3 चार्ट के बारे में आपको पता हुआ कि 30 डिग्री का जो एक हमारा एंगल बना, उस एंगल में 10-10 डिग्री के जब पार्ट हुए तो हमको क्रमशः 3 पार्ट प्राप्त हुए। यानी 30 डिग्री को अगर आप 3 से यानी कि D3 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे जो हमें अंश मिलते हैं वो 0 से 10 मिलते हैं, 10 से 20 मिलते हैं, 20 से 30 मिलते हैं। इस प्रकार ये 30 डिग्री का डिवीजन हो जाता है और प्रत्येक जो डिवीजन है ऋषियों के ऊपर आधारित है। 3 ऋषियों का स्वभाव इस D3 के अंदर होता है। आप में नारद ऋषि का स्वभाव हो सकता है, अगस्त ऋषि का स्वभाव हो सकता है या दुर्वासा ऋषि का प्रभाव हो सकता है। अब इसका जो D9 से इसकी लिंकिंग है, इस बात को समझना है। D9 में क्या है कि आपके भाग्य को बताने वाला चार्ट होता है और 27 साल के बाद में इस चार्ट का एक्टिवेशन होता है। यानी कि क्या है कि D9 चार्ट आपके जन्म से लेकर के 27-28 साल तक तो उस तरीके का यानी D1 का स्वभाव रहता है, लेकिन 27-28 वर्ष के बाद में जो D9 का एक्टिवेशन होता है, यानी कि मनुष्य के स्वभाव में जो एक बड़ा परिवर्तन आता है वह 27-28 साल से दिखाई देना शुरू होता है, क्योंकि D9 का एक्टिवेशन ही अपने आप में 27-28 वर्ष में होता है। ये थोड़ा सा ग्रह और उसकी डिग्री के आधार पर ये थोड़ा सा शिफ्ट कर जाता है, कभी 27 वर्ष में ही इसका एक्टिवेशन होता है, कभी 28 में होता है, तो इस तरीके का थोड़ा सा इसमें डिफरेंस रहता है। तो यहाँ पर क्या है कि जो D9 चार्ट है, तो D9 चार्ट का जब हम लिंकिंग करते हैं तो उससे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि D9 चार्ट के जो हमारा डिवीजन है तो उसके जो अंशा रूलर हैं वो क्या होते हैं और उन अंशा रूलर का क्या मतलब होता है। जब हम 30 डिग्री का डिवीजन करते हैं 9 भागों में, यानी कि D9 चार्ट का प्रत्येक एक भाग को निकाल रहे होते हैं, तो हम 30 डिग्री को डिवाइड कर देते हैं 9 से। जब 9 से इसको डिवाइड करते हैं, 9 से भाग करते हैं, तो डिग्री जो आती है वह 3 डिग्री आती है एक भाग की, और मिनट इसमें आते हैं 20 और सेकंड आते हैं 13। तो इसका जो DMS हमें प्राप्त होता है 3, 20 और 13 हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार जो ये DMS प्राप्त होता है यह एक भाग को दर्शाता है। तो इसमें जो मुख्य गुण होते हैं, तो इसमें जो गुण आएंगे वह देव गुण हो सकते हैं, नर गुण हो सकते हैं, राक्षस गुण हो सकते हैं। तो यहाँ पर देव, मनुष्य और राक्षस को जो डिवाइड करते हुए जब चलते हैं, इन 9 में बस इस तरीके से लिखते जाते हैं, देव गुण, नर गुण और राक्षस गुण। अब जो देव गुण की भक्ति है वह क्या होती है, देव गुण यानी कि सात्विक गुणों को कहा जाता है, यानी कि यहाँ पर सात्विक संबंध होता है। और नर यानी कि मनुष्य जो मेहनत करके, काम करके, मनुष्य का पालन करके आवश्यकता पड़ने पर वह देव का गुण अपनाता है, आवश्यकता पड़ने पर वह राक्षस का गुण अपना लेता है, तो वह राजसिक हो जाता है। इसी प्रकार जो राक्षस का गुण का मतलब है वह क्या है, वह तामसिक प्रकृति हो जाती है, यानी कि अंधेरा पसंद है, गलत चीजों के लिए काम करना है। और जो इसमें जो गुण का संबंध है, जैसा तामसिक इसका नाम है, यानी कि अंधेरा है या गलत चीजों का प्रमोशन है, और कहीं इसका संबंध जो ये राक्षस गुण है ना, और ये दुर्वासा से हो जाता है या कैसे, तो यहाँ पर स्वभाव में पता चलता है कि एक तो गर्म मिजाज है, और गर्म मिजाज क्यों, क्योंकि राक्षस गुणों की प्रधानता है। तो इसका जब D3 और D9 चार्ट की जो हम लिंकिंग करते हैं, उस लिंकिंग से भी हमको स्वभाव पता चलता है कि यह स्वभाव क्या होता है।
तो यहाँ पर इस बात को बहुत ही अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल को लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक D3 चार्ट को निकालते हैं। तो D3 चार्ट में अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक D3 चार्ट है जिसमें आप मेष लग्न देख रहे हैं, और द्वितीय भाव में जो है बुध और केतु है, तृतीय भाव में मंगल है, चौथे भाव में शनि और शुक्र है, पांचवा खाली है, छठा खाली है, सातवां खाली है, और आठवें में चंद्रमा और राहु है, नवे में गुरुदेव बैठे हुए हैं, और दसम भाव में सूर्य बैठे हुए। तो ये D3 चार्ट है। अब यहीं पर इसके नवम D9 चार्ट को अगर हम देखते हैं तो D9 चार्ट में आप देखिए कि यहाँ पर कन्या लगन है जिसमें ऑलरेडी केतु बैठे हुए हैं, द्वितीय भाव खाली है, और तृतीय भाव में शनि है, चौथे भाव में चंद्रमा बैठे हुए हैं, पंचम भाव में सूर्य और मंगल है, छठे भाव में शुक्र है, और सातवें भाव में राहु है, आठवां खाली है, और नवे भाव में बुध देव विराजित है, दसम में यहाँ पर खाली है, और 11वें में गुरुदेव विराजित है। तो यहाँ पर इस प्रकार देखिए D3 चार्ट और D9 चार्ट को आपने देखा। अब हम लोग इनके अंशा रूलर पर चलते हैं। तो अंशा रूलर है वो इस प्रकार से होगा कि यहाँ पर देखिए कि लगन नारद की है, जो सूर्य है वह नारद है, मून चंद्रमा जो है अगस्त्य के हैं, मंगल दुर्वासा ऋषि का नेचर लेकर के हैं, मरकरी अगस्त ऋषि का लेकर के हैं, और गुरुदेव भी यहाँ पर दुर्वासा ऋषि को लेकर के हैं, शुक्र नारद के हैं, शनि नारद के हैं, और राहु और केतु यहाँ पर अगस्त के नेचर के हैं। यानी कि अगस्त नेचर यानी कि स्थिर हैं, जो करना है वही करेंगे, और यह उजागर कर देते हैं, यानी कि आप कितना भी इनसे छिपा लो, इनसे कुछ छिपा नहीं है। अब D9 चार्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो इनके हमेशा रूलर को देते हैं। तो लगन क्या है, मनुष्य की है, सूर्य देव जो है वह देव प्रकृति के हैं, चंद्रमा यहाँ पर राक्षस गण के हैं, मंगल देव मनुष्य गण के हैं, और मरकरी मनुष्य है, गुरुदेव मनुष्य है, वीनस राक्षस के हैं, और शनि देव हैं, राहु और केतु यहाँ पर मनुष्य प्रवृत्ति को दिखाते हैं। तो ये मुख्य ग्रहों का यहाँ पर स्वभाव बेसिक है। अब दशा या महादशा में हम इन्हें कैसे देख सकते हैं? तो जब हम D9 यानी कि नवमांशिक चार्ट की जब महादशा को देखें तो यहाँ पर हम पाते क्या है कि यहाँ पर गुरु की महादशा चल रही है, और वर्तमान इस समय को देखें तो यह मरकरी की महादशा चल रही है। अब गुरु को जो अंशा रूलर प्राप्त है और जो बुध को अंशा रूलर प्राप्त है, इनको देखना होगा। तो जब हम इनके स्ट्रेंथ को देखते हैं तो गुरु को यहाँ पर मनुष्य मिला हुआ है, और बुध को भी मनुष्य है, यानी कि मनुष्य गुण इसके अंदर है, और इसमें सात्विक नहीं राजसिक प्रवृत्ति है। मनुष्य का जो स्वभाव है वह क्या है, राक्षस का भी गुण अपना लेगा और देव का भी गुण अपना लेगा। लेकिन देव और राक्षस में ऐसा नहीं होता, देव देव ही बने रहेंगे सदा, और राक्षस राक्षस ही बना रहेगा। लेकिन दशाओं और महादशाओं के अनुसार यह जो नेचर है, जो स्वभाव है, यह परिवर्तन लेता है। यह इस बात का यहाँ पर प्रमाण है। अब यहाँ पर अगर आप D3 के चार्ट की आप यहाँ पर महादशा देखेंगे तो D3 चार्ट में जो महादशा है वह दर्शाती है यहाँ पर राहु की महादशा दिखाती है। अब राहु की महादशा चलती हुई है, यानी कि राहु किस स्वभाव में थे, राहु थे स्थिर स्वभाव में, अगस्त के शरण में थे राहु देव अगर देव, और वहां पर वह क्या है D9 में यह मनुष्य के शरण में है। जो यानी कि अगस्त का ऋषि का जो स्वभाव है वह मनुष्य के समान है, यानी कि बड़ा ही स्थिर यहाँ पर स्वभाव है। यहाँ पर जो प्रवृत्ति है वह राक्षस की नहीं है। तो कहा जा सकता है कि इस दशा या महादशा के दौरान में स्वभाव इस तरीके का रहेगा। तो मित्रों, ये D3 और D9 की लिंकिंग का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण था, और आशा है कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा। आपने मेरे इस एपिसोड पर एंजॉय किया है तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो मुझको आगे दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी और सुंदर विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।